Good morning, everyone. Once again, it's Amir sir here in front of you with the sixth lecture of chapter Organic Chemistry. Today, we are going to see alkanes और saturated hydrocarbons. आज हम लोग एल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने वाले हैं कि एल्केन्स क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, उसके होमोलोगस सीरीज़ क्या हैं और उसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में यूजेस देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। जनरल फार्मूला एल्केन का हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या है जनरल फार्मूला CnH2n+2, जहाँ पे n इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 4, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन सीरीज वाला, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई RH। अब RH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R रिप्रेजेंट एल्काइल। अब आपको पता होगा कि हम जब एल्काइल की बात करते हैं तो अब जैसे CnH2n+2 लिखते हैं तो एल्काइल में क्या होगा CnH2n+1 होगा और एक जो है हाइड्रोजन कम होता है उसमें। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, RH से रिप्रेजेंट यहाँ पे जो है किया जा रहा है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई RH वेयर R रिप्रेजेंट एन एल्काइल रेडिकल, जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है। अब जैसे मीथेन है तो मिथाइल क्या होगा CH3, तो एक हाइड्रोजन कम है ना, तो उसी तरह से एल्केन में जो जनरल फॉर्मूला उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा तो एल्काइल होगा। तो ये RH वेयर R रिप्रेजेंट एल्काइल रेडिकल। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्केन इज एनी वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अब जैसे मान लो कि मीथेन है, मीथेन का जनरल फॉर्मूला CH4 है। अब मीथेन के CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दें क्लोरीन, तब उसको क्या कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। तो अब फंक्शनल ग्रुप जो है डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके सब्स्टिट्यूट में उसके बदले किसको लगाया गया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उस पर उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिपेंड करेगा। तो वही बात कह रहे थे, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्केन इन एनी वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट्स। तो किसी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के बदले फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। एल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुलफिल्ड फुल्ली सेटिस्फाइड। कार्बन का जितना 4 वैलेंसी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है, वो क्या है फुल्ली सेटिस्फाइड है, बिकॉज ऑल द 4 valencies of are single bonded and they are unable to take any other atom in the molecule। याद रखना है कि कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज है वो सिंगली बॉन्डेड है और चारों उसका जो वैलेंसीज है वो फुलफिल है सिंगल बॉन्ड से, इसीलिए वो अनेबल टू टेक एनी अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। अब वो दूसरा एटम मॉलिक्यूल में नहीं ले सकता है। These hydrocarbons are relatively unreactive अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये भी याद रखना है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जनरल कंडीशन पे अनरिएक्टिव हैं, रिएक्ट नहीं करते। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दे आर ऑल्सो नेम्ड एज पैराफिन्स। तो याद रखना है कि एल्केन सीरीज़ को पैराफिन्स भी कहा जाता है, एल्केन सीरीज़ को पैराफिन्स भी कहा जाता है, याद रखना है। तो लैटिन में पैरम का मतलब और पैरम एफिन्स कहते हैं, मतलब लिटिल एक्टिविटी या लिटिल एफिनिटी। वैसा हाइड्रोकार्बन जो बहुत कम रिएक्ट करता हो उसको पैराफिन्स कहा जाता है, जो कौन है एल्केन सीरीज वाला है। तो याद रखना है कि एल्केन्स को ही पैराफिन्स कहा जाता है। पैरा का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब एक्टिविटी, लिटिल एक्टिविटी। यही वजह है कि इसका जो रिएक्टिविटी होता है एल्केन सीरीज का वो कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसीज जो हैं, जो 4 बॉन्डेड 4 वैलेंसीज जो हैं सिंगल बॉन्डेड, वो चारों सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी जनरली ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं होती है, ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, तो याद हो गया जनरल फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच एल्केन में कैसा बॉन्ड होता है, कितना वैलेंसी होता है, फिर उसका खास नाम क्या है एल्केन सीरीज का, पैराफिन्स कह रहे हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या है, लिटिल एफिनिटी, ये समझ गए।
फिर है सेकंड पॉइंट, द एल्केन्स आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस चेन। एल्केन्स को कैसा क्लासिफाई किया जा रहा है? कंटिन्यूअस मतलब लगातार चेन है। और अनब्रांच, अनब्रांच मतलब कोई ब्रांचिंग उसमें नहीं है। इफ ऑल द कार्बन एटम्स इन द चेन आर लिंक्ड टू नॉट मोर देन 2 कार्बन, अगर अनब्रांच कब होगा? जब 2 ही कार्बन है। तो अब 2 कार्बन है, C सिंगल बॉन्ड C, तो अब 2 ही कार्बन है तो उसमें ब्रांचिंग कहाँ से होगा? तो ब्रांचिंग होने के लिए कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। तो जब तक 2 कार्बन है तो वो कैसा है? कंटिन्यूअस चेन है। दे आर नोन एज ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन कब होगा? ब्रांच चेन एल्केन्स इफ 1 और मोर कार्बन आर लिंक टू मोर देन 2 कार्बन एटम। अब या एक या एक से ज़्यादा कार्बन अगर दूसरे कार्बन एटम 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम से लिंक्ड है, तब उस केस में जो कंटिन्यूअस चेन है वो क्या कहलाएगा? ब्रांच चेन कहलाएगा, ठीक है। अब ब्रांच चेन में आप देख लीजिए, ये है कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ठीक है, कंटिन्यूअस चेन हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच क्या हो जाएगा कि उसी से बीच से एल्काइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें बीच में। अब देख लीजिए ब्रांच चेन कैसे हो गया कि 4 कार्बन का चेन है, 2 को बीच से लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ब्रांचिंग हो गया ना। कि मेन चेन तो ये है, जबकि ब्रांच जो हो गई इसमें निकल गया, शाखा निकल गई, तो इसी को ब्रांच चेन कहा जा रहा है। साफ दिख रहा है। थर्ड पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कैसे करेंगे? ऐसे तो आइडिया हो गया हम लोगों को। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ नेमिंग एल्केन्स। पहला है कॉमन सिस्टम, दूसरा क्या होगा? आयुपेक सिस्टम होगा। तो कॉमन सिस्टम में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड बाय देयर ट्राइवियल और कॉमन नेम। ट्राइवियल और कॉमन नेम से जाना जाता है। ट्राइवियल नोमेनक्लेचर का जो नेमिंग था वो हम लोग पहले देख चुके हैं। From the 5th onward, the alkane are named by prefixing the Greek numerals penta, hexa, hepta, इससे कहा जाता है। तो 5th onward जो है वो ट्रिवियल नेम नहीं होता है। 5th onward जो है वहाँ पे हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं प्रेफिक्सेस से, जैसे लगाते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, जबकि फर्स्ट 4 जो है उसका ट्राइवियल नेम भी होता है, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एल्केन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल टू टर्मिनल एन ऐड होगा। क्यों एन ऐड होगा? क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड है, तो जहाँ भी लगेगा तो एन लास्ट में ये आपका सफिक्स ऐड होता है उसमें। द स्ट्रेट चेन एल्केन आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन्स और सिंपली एन एल्केन्स। तो नॉर्मल एल्केन को एन एल्केन से भी डिनोट किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए, स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। अब उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ब्यूटेन, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन कह रहे हैं इसको, एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है। उसी तरह 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, उसके बीच सिंगल बॉन्ड, एन, नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन एन लगाते हैं, स्ट्रेट चेन होगा तो उसमें एन लग जाता है। स्ट्रेट चेन में याद रखना, स्ट्रेट चेन में ही नॉर्मल एन का यूज होता है, नॉर्मल। The name of some important alkanes are given in table। अब यहाँ पे देखो 9.1 में जो है कुछ का नेम दिया जा रहा है। अब जैसे एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन CH4। 2 कार्बन को क्या कहेंगे? इथ। अगर सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में तो एन क्या हो जाएगा? C2H6 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। C2H6 भी दे रहा है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर है। तो प्रोपेन हो गया, वैसे ही CH3 CH2 CH3। अब ध्यान देना है कि 4 वैलेंसी पूरा होना चाहिए प्रत्येक कार्बन का, ईच कार्बन का, वो ज़्यादा ज़रूरी सब। अब ये आप देख सकते हैं कि सब जगह ये फुलफिल हो रहा है। तो अब इसको कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H8। ब्यूटेन का क्या होगा फॉर्मूला? 4 कार्बन है तो डबल कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8+2, तो C4H10 हो गया। उसी तरह पेंटेन 5 कार्बन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रहा है कि पेंटेन में CH3 लिख दिया। इस तरह से भी मिल सकता है कि बीच में बॉन्ड दिखाएगा दोनों साइड, CH2 का होल 3 कर देगा, मतलब कि इसको आप CH2 कॉमा ये बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
भी लिख सकते थे, वो भी सही है और ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन इसको 5 बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, कुछ इस तरह से है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। अब CH2 3 का होल थ्राइस लिख रहा है, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर लास्ट में क्या है CH3 लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह का है। तो ये भी सही है कि इस तरह से लिखें, ये भी सही है, और इस तरह से अगर, क्योंकि CH2 3 बार आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में डाल करके इस तरह से CH3 कर दिया, फिर CH2 ले लिया इस तरह से सिंगल बॉन्ड करके, फिर यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH2 का होल 3 लिख दिया। तो एक कार्बन, इसको भी कंसिडर करना है, 3 कार्बन और 1 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया। 5 को पेंट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N होगा। उसी तरह से हेक्सेन है 6 कार्बन, तो CH2 कॉमन है, सब में CH2 4 बार आ रहा है बीच में, तो शुरू वाला CH3 लास्ट वाला CH3 या 4 CH2 बीच में, इस तरह से लिखा जा सकता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H14, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया जा रहा है टेबल में। द एल्केन हैविंग 1 ब्रांच ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ द नॉर्मल चेन आर कॉल्ड आइसो एल्केन्स। अब देखिए ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ कि ब्रांचिंग को क्या कहेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको आइसो कहते हैं। आइसो कहने का मतलब मेन चेन है, 4 कार्बन का चेन है, ठीक है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में क्या किया कि 3 को मेन चेन में लिखा, 3 कार्बन को मेन चेन में लिखा, और बीच वाले कार्बन से एक CH3 लगा दिया। तो अब इसको क्या कहेंगे, तो इसको ब्यूटेन ही कहेंगे, लेकिन अगर एक हैंग कर रहा है, एक ब्रांचिंग है, एक से CH3 ग्रुप लगा हुआ है बीच वाले कार्बन से, तो उसको आइसो कहा जाता है, आइसो ब्यूटेन लग जाएगा। एंड नॉर्मल ब्यूटेन देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइसो ब्यूटेन में क्या होगा कि 3 जो है कार्बन मेन चेन में आ जाएगा और बीच से वाले कार्बन से एक CH3 लगा देंगे, तो उसको आइसो ब्यूटेन इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है, आइसो ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, स्ट्रेट 4 कार्बन का चेन और 3 कार्बन का चेन, उससे एक लगा दिया ऊपर वाले, चौथा वाले को बीच वाले से, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। याद रखना है किनारे से नहीं लगाना है, कॉर्नर से। अगर कॉर्नर से लगाइएगा तो वो मेन चेन में काउंट हो जाएगा, फिर वो ब्यूटेन ही होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। तो जब भी लगाना है तो बीच वाले से लगाना है, ठीक है। तो समझ में आया कि एल्केन हैविंग 1 ब्रांच ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ नॉर्मल चेन, तो क्या है, एक ब्रांच लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, अगर इसको 1 नंबर माने तो ये क्या होगा 2 नंबर, तो 2 नंबर कार्बन सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन ऑफ दी नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन हो गया 3 का, सेकेंड कार्बन हो गया, उससे लगा हुआ जो आपका मिथाइल ग्रुप है, 1 ब्रांच जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है मिथाइल ग्रुप का, उसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहा जाएगा, ठीक है। तो एल्केन हैविंग 1 ब्रांच ऑन द सेकेंड कार्बन। अब देखिए उसी तरह से एल्केन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकेंड कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि उसी सेकेंड वाले से कार्बन एटम से 2 ब्रांचिंग लगा दे, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे ऊपर नीचे, तो ऊपर भी लग गया CH3, नीचे भी लग गया CH3, ठीक है। तो अब उसको क्या कहेंगे, अब टोटल कार्बन कितना है गिन लीजिए, 5 को क्या कहते हैं, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। अगर सेकेंड वाले कार्बन से, मेन चेन के सेकेंड वाले कार्बन से 2 ब्रांचिंग हो, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर 2 ब्रांचिंग है ऊपर नीचे, तब उसको क्या कहा जाएगा, नियो लगता है, NEO। एक ब्रांचिंग लगा हुआ है सेकेंड वाले से तो आइसो, कोई ब्रांचिंग नहीं है तो नॉर्मल, ठीक है, एक लगा तो आइसो, और सेकेंड वाले से 2 अगर ब्रांचिंग हो गया तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, नियो पेंटेन कहा जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पेंटेन है, आइसो पेंटेन का एग्जाम्पल दे रहा है कि सेकेंड वाले से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ब्रांच है, तो उसको क्या कह रहा है, 5 कार्बन का चेन है, तो इसको आइसो पेंटेन। याद रखना ये कॉमन नेम है, आयुपेक नहीं है। आयुपेक में क्या हो जाएगा, अब इसका आयुपेक नेम क्या होगा, तो 3 कार्बन का चेन है, वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर 1 2 3, तो 2 नंबर पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है, ब्रांचिंग है, तो पहले तो इसी का प्रेफिक्स लगता है, कितना नंबर पे, नंबरिंग दे देंगे 1 2, तो 2 पे लगा हुआ है कौन सा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका नाम, अब ऐसे आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम है, आयुपेक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। जबकि यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन ही नाम होगा इसका, आयुपेक या कॉमन वही होगा। इसी तरह इसका नाम क्या करेंगे, बताइए, आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांचिंग पहले आया तो 1 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1, फिर नंबरिंग दे दीजिए 1 2 2 पे आ जा रहा है, लिस्ट है 3 4, इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा 1 2 3,
लिस्ट पे लाना है तो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्या कहेंगे? 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आयुपेक नेम होगा। जबकि कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपेन। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक ब्रांचिंग निकला हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसो वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ सेकेंड वाले कार्बन से अगर दो ब्रांचिंग है लगा हुआ तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन नेम नियोपेंटेन, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए, सेकेंड वाले कार्बन से दो ब्रांचिंग लगा हुआ है, कितना कार्बन है टोटल? 4, ऐसे 5 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। लेकिन सेकेंड से दो ब्रांचिंग है तो उसको नियो कहेंगे। अब इसका कॉमन आयुपेक नेम बतलाइए क्या होगा? तो बतलाए थे कि अगर एक ही से दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो जो नंबर है उसको 2 बार लिखना पड़ता है, और अगर कॉमन है ऊपर और नीचे वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका डाई ट्राई का यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ? ऊपर नीचे मिथाइल। तो अब इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका कॉमन ये आयुपेक नेम होगा। उसी तरह इसका आयुपेक नेम क्या होगा? तो अगर ब्रांचिंग से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ब्रांचिंग इधर से 2 नंबर पे आएगा तो 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 कितना मिथाइल ग्रुप है? 2, दोनों कॉमन है तो डाई हो जाएगा। 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल क्या है, एन ब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन क्या है और नियो क्या है, ठीक है। अब सेकंड है आपका सेकंड सिस्टम नोमेनक्लेचर का, जिसका नाम क्या है? आयुपेक सिस्टम। आयुपेक का फुल फॉर्म याद है सभी लोगों को? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जगह यही पूछा जाता है, कॉमन नेम नहीं, लेकिन कॉमन नेम भी याद रखना है। द ऑफिशियल और सिस्टमेटिक नेम्स वेर गिवन बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हेंस दीज आर कॉल्ड आयुपेक नेम, और आयुपेक नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। अब क्या रूल्स है आयुपेक नोमेनक्लेचर का, वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ऐसे आइडिया तो है कि रूल्स में क्या क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये सारी चीज़ें। दोबारा से रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एल्केन्स क्या है? प्रोसेस पहला, द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू बी नेम इज सेलेक्टेड फर्स्ट। कहने का मतलब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, द कंपाउंड इज देन नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अब कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, एन लगेगा लास्ट में, of alkane hydrocarbon which corresponds to the longest chain of carbon atom, this is called parent hydrocarbon। अब जो longest chain होगा उसको क्या कहते हैं? parent hydrocarbon कहा जाता है। उसका सिलेक्शन करना है, नंबरिंग फिर होगा सेकेंड में। देखिए सेकेंड में क्या है? the number of carbon atom in the longest chain selected or in the parent hydrocarbon selected indicated by steam और वर्ड रूट गिवन इन टेबल 9.2। अब वर्ड रूट तो पता होगा, वर्ड रूट क्या होता है कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट वर्ड रूट है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन लगता है। अभी हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। तो नंबरिंग दे देना है 1 2 3 4 उसको, और वर्ड रूट उसका जो है वो नोट कर लेना है। थर्ड में क्या है? ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग द वर्ड एन आफ्टर द वर्ड रूट। मतलब सफिक्स में क्या लगेगा? एन लगेगा। जो भी वर्ड रूट होगा उसके सफिक्स के साथ एन लगेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। चौथा पॉइंट, द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन, जिसको हम लोग ब्रांचेस कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, एज ब्रांच चेन, साइड चेन ब्रांचेस आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स and named separately as methyl, C2H5 होगा तो क्या होगा? ethyl etc. The name of alkyl group is written just before the name of the parent chain, hydrocarbon chain। तो parent hydrocarbon के पहले, मतलब प्रेफिक्स में पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नेमिंग होगा, जो आपके ब्रांचेज हैं उसी का नेमिंग होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जैसा देखा हम लोग अभी। उसके बाद वर्ड रूट का फिर एन लगा देना है उसमें, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग उस टाइम भी याद किए थे कि चेन लेंथ क्या है, 1 होगा तो उसका वर्ड रूट क्या होता है, मिथ, ठीक है, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक। आपको बोले थे याद भी करने के लिए, जब तक ये याद नहीं होगा आप करेक्टली नोमेनक्लेचर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट भी हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अभी तो पता है कि उधर से नंबरिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन का जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो, लिस्ट नंबर पे आता हो, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, द पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। अब जो एल्काइल ग्रुप अटैच है वो कितने नंबर कार्बन से अटैच है, उसके अनुसार जो प्रेफिक्स लगाइएगा सब्स्टिट्यूएंट का, उसका नंबरिंग भी बताना है कि कितने नंबर कार्बन से अटैच है। जैसा कर रहे थे 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 पे लगा हुआ था 2 नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप तो उसको 2 मिथाइल कहा जा रहा था, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही बात, कार्बन एटम टू विच इट अटैच। द पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बिफोर इज नेम एंड द 2 आर सेपरेटेड बाय हाइफन्स। अब नंबर और अल्फ़ाबेट्स आ गया तो उसको किस चीज़ से सेपरेट कीजिएगा, तो ये हाइफन से, छोटा सा डैश है वहाँ पे वो डालना है होता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का तरीका पता चल गया, ऐसे हम लोग नोमेनक्लेचर पहले कर भी चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट एल्केन का, आइसोमेरिज्म इन एल्केन। आइसोमेरिज्म याद होगा आपको, आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, आइसो का मतलब सेम, मर्स का मतलब मॉलिक्यूल, तो मतलब क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट। पूरा डिटेल आइसोमेरिज्म का हम लोग देख चुके हैं, पहले नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, 3rd लेक्चर में शायद वो। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन जो है वो कैसे होगा, तो एल्केन हैविंग अप टू 3 कार्बन एटम आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय 1 स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो याद रखना है 3, अगर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए एल्केन में। अगर 3 है तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब जैसे देख लीजिए 1 कार्बन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला मीथेन का दिखाएंगे, CH4 का 4 वैलेंसी होता है, सिंगल बॉन्डेड, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी आप बना करके देख चुके हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ऑक्टेन का जो रूल है वहाँ पे ये फुलफिल होना चाहिए, ऑक्टेट का जो रूल है, ठीक है। उसी तरह इथेन हो गया आपका, इस तरह से ओपन करके देख सकते हैं। प्रोपेन को भी बना सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर जितना वैलेंसी बच गया उससे हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आयुपेक नेम ऑफ सम हाइड्रोकार्बन नेमिंग CH4, कॉमन नेम क्या है, मीथेन है, आयुपेक नेम भी इसका मीथेन ही होता है CH4 का, ठीक है। द कंपाउंड कंटेन 1 कार्बन, देयरफॉर वर्ड रूट फॉर इट विल भी क्या होगा, 1 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथ। दिस कंपाउंड हैज़ ऑल सिंगल बॉन्ड, सिंगल ही बॉन्ड है इसके पास, देयरफॉर इट इज सैचुरेटेड है, हेंस एंडिंग फॉर इट इज एन से होगा अगर सिंगल बॉन्ड है, पहले ही क्लियर हो चुका है। 1 ज्वाइनिंग मिथ एंड एन, द नेम क्या हो जाएगा, बिकम्स मीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ इथेन वैसे ही उसी तरह से नेमिंग ऑफ इथेन भी करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एल्केन हैविंग अप टू 3 कार्बन एटम डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। याद रखना है कि एल्केन में 3 कार्बन एटम तक आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम 4 होना ही चाहिए। तो वही कह रहा है, हाउएवर एल्केन हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। तो अब बतलाओ कि 4 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन कहेंगे। वही कह रहा है एग्जाम्पल में C4H10, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा, एल्केन सीरीज का है। C4H10 हैज़ 2 आइसोमर्स, तो उसका 2 आइसोमर्स होता है। अब जैसे ब्यूटेन हो गया तो नॉर्मल ब्यूटेन दे दीजिए। अब इसका देख लीजिए, कॉमन नेम क्या है, एन ब्यूटेन, आयुपेक नेम क्या है, सिर्फ ब्यूटेन कहेंगे इसको, ठीक है। 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखना है कि हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए उसको, ठीक है।
अब देख लीजिए उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखाया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब क्या किया, 3 कार्बन का चेन लिख दिया, सेकेंड वाले कार्बन से CH3 को लगा दिया। तो अब क्या कहलाएगा बतलाइए, सेकेंड कार्बन से एक ब्रांचिंग है तो उसको क्या कहते हैं, आइसो। अब जितना कार्बन है बोल दीजिए उसको, 4 है तो क्या कहलाता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम हुआ। जबकि आयुपेक नेम क्या होगा, 2 नंबर। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर कार्बन से, तो 2 हाइफन हो गया, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन देते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन विच डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन, एक स्ट्रेट चेन है दूसरा क्या है, ब्रांच चेन है, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। तो इसको क्या कहते हैं, कैसा आइसोमर कहलाता है, 2 आइसोमर हो गया ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो इसको क्या कहा जाएगा, अगर ब्रांचिंग में डिफरेंस आ रहा है तो चेन जो है वेरी कर गया तो उसको क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहा जाता है। तो पता क्या चला कि कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए एल्केन में, और जो है अगर ब्रांचिंग में डिफर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। कार्बन के ब्रांचिंग में डिफर हो रहा है तो उसको चेन आइसोमर्स कहा जाएगा। तो ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फिर आगे दिखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया C5H12, बतलाइए C5 को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंटेन। अब क्योंकि डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो N ही होगा। C5H12 हैज़ 3 आइसोमर, ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, नॉर्मल वाला, तो 5 कार्बन स्ट्रेट लिख दिया, C, फिर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। आयुपेक नेम क्या होगा, सिर्फ पेंटेन होगा, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि 4 कार्बन को ले लें और 5वां कार्बन को सेकंड वाले कार्बन से लगा दें। इधर से भी लगा सकते थे सेकंड से, या लास्ट से, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, लगा दिया। अब इसका नाम बोलिए, कॉमन नेम क्या होगा, एक ब्रांचिंग है मेन चेन से तो उसको क्या कहेंगे, आइसो, 5 कार्बन है पेंटेन। जबकि आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन, ठीक है। क्या और भी पॉसिबिलिटी है, हाँ एक और पॉसिबिलिटी है। अब क्या करें कि 3 चेन ले लेते हैं मेन में और बीच वाला सेकंड नंबर कार्बन से ऊपर नीचे लगा दें CH3, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे लगा देंगे तो अब इसको क्या कहेंगे, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है उसको क्या कहेंगे, नियो लग जाएगा, नियो पेंटेन। आयुपेक नेम क्या होगा, तो 1 2, 2 से ऊपर नीचे दोनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या लिखना है, 2 बार लिखना होगा, 2, 2। अब दोनों मिथाइल ही ग्रुप है, सेम ग्रुप है CH3, तो 2, 2 डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल प्रोपेन। अब 2 वर्ड के बीच में, 2 जो है नंबर के बीच में कॉमा होगा और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश होता है, याद रखना, ये देना ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या पता चला कि पेंटेन का 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 चेन आइसोमर्स इसका होगा, ठीक है। अब जो है सोर्सेज ऑफ एल्केन, अब एल्केन जो है, एल्केन का सोर्स क्या होगा, सोर्सेज ऑफ एल्केन, एल्केन हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो एल्केन का सोर्स क्या होगा वो जानना है। तो सोर्सेज ऑफ एल्केन, अब एल्केन जो है मिलेगा कहाँ से, मीथेन, इथेन कहाँ से मिलेगा, तो पहला बतलाया जा रहा है सोर्स, द मेन सोर्स ऑफ एल्केन इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इसका मेन सोर्स है। नेचुरल गैस से मीथेन मिलता है। अब जैसे CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन। किस सीरीज का है, एल्केन का, ठीक है। तो एल्केन का सोर्स क्या हो गया, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में डीजल, नेफ्था, केरोसिन, वैक्स, सारा चीज़ आ जाता है। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करके पेट्रोल, डीजल निकाला जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल और नेचुरल गैस हो गया मेन सोर्स। मीथेन फॉर्म अबाउट 75% ऑफ नेचुरल गैस। याद रखना है कि नेचुरल गैस का 75% क्या कंटेन करता है, कौन सा गैस, मीथेन, एल्केन सीरीज का। वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में क्या होता है, मीथेन। थर्ड, all the alkanes can be obtained commercially by fractional distillation of crude oil। जितना भी एल्केन है वो आप ऑप्टेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितना भी है ये आप ऑप्टेन कैसे करते हैं, कॉमर्शियली, मतलब लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रीज वगैरह में।
बाई दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उतने पे उसको डिस्टिल करके अलग कर दिया जाता है। ये अलग ही प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे डिटेल में जो है आएगा तो देखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या। डिस्टिलेशन का मतलब होता है पहले बॉयल करना है, पहले उसको इवापोरेट करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, कंडेंसेट कर देते हैं, तो उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब अलग अलग उसका फ्रैक्शन बना होता है टेम्परेचर का, जिस पे वो फ्रैक्शनली अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं क्रूड पेट्रोलियम से। ठीक है, उसके बाद है कि अगला कहाँ से मिलेगा, तो मार्श गैस ऑब्टेन्ड बाय बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मटेरियल कंटेन मोस्टली मीथेन। मार्श गैस, मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है, मार्शी एरिया से, दलदली एरिया से मिलता है। कैसे ऑब्टेन्ड होता है मार्श गैस, मीथेन, तो बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो वेजिटेबल मैटर का अगर बैक्टीरिया उसको डीके कर रहा है उस जगह पे, तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कौन सा गैस होगा, मीथेन होगा, याद रखना है। इसीलिए मीथेन का दूसरा नाम क्या है, मार्श गैस भी कहा जाता है, क्योंकि वो ये मार्शी एरिया से मिलता है, दलदली एरिया से मिलता है। कैसे मिलता है, बाई वेजिटेबल मटेरियल के डीके से ऑब्टेन होता है, बाई बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, फिर है और सोर्स क्या है, फ्यूल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल गैस कंटेन एल्केन इन स्मॉल अमाउंट। अब फ्यूल गैस हो गया, फ्यूल गैस कहने का मतलब हो गया आपका वैसा गैस जो एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है, जैसे एलपीजी में यूज़ हो रहा है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इस तरह के जो गैस हैं वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, फ्रॉम कोल गैस। कोल गैस से जो क्या कंटेन करता है, एल्केन्स, उससे जो है स्मॉल अमाउंट में हम लोगों को फ्यूल गैस मिलता है, जो एज ए फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है मीथेन अकर इन गोबर गैस। तो गोबर गैस जैसे काउ डंग, गाय के गोबर से, तो उसको क्या कहते हैं, गोबर गैस से मीथेन ऑब्टेन्ड होता है। गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग मतलब उसका जो गोबर हो गया कैटल वगैरह का, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो इससे इन सब से, एक्सक्रीटा से, प्लांट वेस्ट से और कैटल डंग से के डिकम्पोजिशन से हम लोगों को कौन कौन सा गैस मिलता है, तो कैटल डंग से क्या मिलेगा, गोबर गैस। ठीक है, एक्सक्रीटा से क्या मिलेगा, सीवेज गैस, और प्लांट और वेस्ट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, बायोगैस। तो एक ही चीज़ है, उसी को अलग अलग नाम से यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ एल्केन की एल्केन कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि मीथेन का क्या सोर्स है, मार्शी गैस किसको कहते हैं, और क्रूड पेट्रोलियम कैसे जो है फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन से जो एल्केन ऑब्टेन्ड होता है, ये सारी चीज़ें। मार्श गैस ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, ये आपको थोड़ा जानना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि सम कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन को बनाया कैसे जाए। अब इसमें याद रखिए हम लोगों को सब नहीं पढ़ना है, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, हमको दो ही पढ़ना है, एक है मीथेन, दूसरा है इथेन। तो मीथेन और इथेन ही हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो अब दे रहा है कि सम कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो पहला है मेथड लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में बनाने का विधि, प्रोसेस। तो एल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग ए ड्राई मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड सोडा लाइम इन ए हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। तो कहने का मतलब कि एल्केन जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, लैब में, बाय हीटिंग ड्राई मिक्सचर ऑफ, मतलब सूखा ड्राई, हीटिंग ड्राई मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर होगा सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कहते किसको हैं, तो फैटी एसिड मतलब आप एक तरह समझिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके H को हटा करके क्या लगा देंगे, सोडियम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही सीक्वेंस को जिसमें सॉल्ट लगा हुआ हो, सोडियम सॉल्ट, पोटाशियम सॉल्ट, तो उसको फैटी एसिड कहा जाता है। तो जितना भी सोप है आपका एक तरह से ये सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही है। उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, सोडा लाइम से। अब सोडा लाइम क्या है, तो सोडा लाइम में आपका मिक्सचर होता है NaOH का और CaO। NaOH और CaO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहा जाता है। दोबारा से, NaOH और CaO को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, सोडा लाइम। उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको कहेंगे, अब जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, H लगा हुआ होता है। अगर उस H को हटा के सोडियम लगा देंगे तो उसका फिर नाम क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट हो जाता है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहलाएगा वो।
समझ गए हैं? दोबारा से, अगर एसिड से H हटा के मेटल लगा दिया जाए तो वो सॉल्ट बन जाता है, और अगर एसिड से H हटाया गया है तो उसको क्या कहेंगे? सोडियम कहलाएगा वो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब दो कार्बन को एसिटा भी कहा जाता है कॉमन नेम में, और ऐसे आयुपेक में ईथेन कहते हैं, ईथा कहते हैं, तो एसिटा भी कहा जाता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड अब नहीं रहा, ही सॉल्ट हो गया। तो अब इसका नाम क्या है? CH3CONA को क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। अगर के लगा देते तो पोटाशियम एसीटेट, लिथियम लगा देते तो लिथियम एसीटेट। ये सॉल्ट है, अभी एसिड बेस नहीं रहा, क्योंकि एसिड में H होता है, अब इसमें H नहीं है, Na है, तो ये सॉल्ट बन गया। इसीलिए इसको कह रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट किस में लगा हुआ? फैटी एसिड में लगा हुआ, अभी सॉल्ट बन गया। तो अब इसका नाम क्या होगा? जो भी मेटल लगा हुआ होगा उसका नाम पहले, और बाद में जितना कार्बन है उसके अनुसार उसका नाम एसीटेट लग गया, ठीक है, सोडियम एसीटेट। अब इसका सोडा लाइम में दो पार्ट है, NaOH है और CaO है। तो CaO एक तरह से कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं, ठीक है। मेन रिएक्शन सोडा लाइम के किससे हो रहा है? NaOH से होगा। अब NaOH का कौन सा पार्ट जुड़ेगा? अब देख लीजिए, दो पार्ट में टूट गया, CH3 पे प्लस और COONA पे जो है CH3 पे आपका एक तरह से प्लस आ गया, और इस पूरे पार्ट पे क्या आ गया? माइनस आ गया। या हो सकता है कि CH3 पे माइनस आ रहा है, और क्योंकि मेटल है तो मेटल पे प्लस आएगा इस पूरे पार्ट पे, दो पार्ट में ब्रेक किया। उसी तरह से NaO अलग हुआ, NaO अलग हुआ, इस पे NaO पे माइनस आ गया, H पे प्लस आ गया, ठीक है। अब ये CH3 पे मान लीजिए कि माइनस है, डेल्टा माइनस, और इस पे क्या है? H पे प्लस है, तो CH3 माइनस किससे जुड़ेगा? H के प्लस से, क्या बना देगा? CH4। और जस्ट उल्टा NaO पे क्या था? माइनस, और COONA पे क्या होता? प्लस। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? Na2CO, 3 O है, CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से मीथेन को बनाया जा सकता है लैब में, ठीक है। तो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन या मीथेन कैसे होगा? तो ड्राई मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड को किससे रिएक्शन करवाना है? सोडा लाइम से, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में। तो उससे क्या होगा? आपको हीट करने पे जो है मीथेन गैस ऑब्टेन हो जाएगा। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस, याद रखना है कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? जो हमको, हमारे अर्थ को जो है वार्म रखता है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, उसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम। तो याद रखना है कि लैब में हम लोग मीथेन कैसे बनाएंगे? बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम वी गेट मीथेन, ठीक है। इतना ही लिख देंगे, काफ़ी होगा। तो पहला रिएक्शन हो गया कि मीथेन कैसे ऑब्टेन होता है? बाय हीटिंग सोडा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन ए ग्लास ट्यूब, सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम वी गेट मीथेन। तो मीथेन का इक्वेशन, और ये दो लाइन लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी कुछ कुछ दिया हुआ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे सोडा लाइम है, तो सोडा लाइम के बारे में लिख रहा है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड लाइम CaO। NaOH प्लस CaO को क्या कह रहे हैं? सोडा लाइम कह रहे हैं, ठीक है। द यूजफुल पार्ट ऑफ सोडा लाइम इज ओनली NaOH। यूजफुल पार्ट क्या है? NaOH, जो रिएक्शन में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉन डेलिक्यूसेंट। कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड ओनली टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन डेलिक्यूसेंट, नॉन वाटर एब्जॉर्बिंग। डेलिक्यूसेंट मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सोडा लाइम इज यूज्ड in preference to NaOH since it is non-deliquescent and does not attack glass। तो अब सोडा लाइम का प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो CaO है ये क्या काम करता है? ये एक तरह से डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस है जो वाटर को, जो नमी है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसका काम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं है, इसका काम है कि वाटर वाला, जितना भी वाटर वगैरह है एयर में, उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से जो रिएक्शन है वो इन दोनों के बीच में ड्राई रिएक्शन जो है, ड्राई गैस मीथेन का ऑब्टेन हो जाता है इस तरह से यहाँ पे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसका और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह है, इथेन का है, फिर कैसे क्या रिएक्शन कर रहा है, कैसे ऑब्टेन हो रहा है अदर मेथड से, वो सारा हम लोग देखेंगे। थैंक यू।